भराव से जूझती दिल्ली, ये एक ऐसा विषय है जो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि क्या एक बारिश सब कुछ तहस नहस कर सकती है? क्या एक बारिश जिंदगी भर की कमाई तबाह कर सकती है? एक बारिश क्या जिंदगी भी खत्म कर सकती है? दिल्ली पर अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। लेकिन इसके साथ ही खड़े होते हैं कई और सवाल भी कि क्यों दशकों से चली आ रही इस समस्या को हम हल नहीं कर पा रहे। साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि त्रासदी तो किसी भी समय किसी भी शक्ल में आ सकती है, बचाव कैसे हो, कैसे सुनिश्चित करें हम जानमाल की सुरक्षा को। आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे दिल्ली में जलभराव से जुड़े इन्हीं पहलुओं पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। यह है देश की राजधानी दिल्ली। मॉनसून के दौरान हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। जी हां, ये नज़ारा केवल इस बार का ही नहीं बल्कि सालों से इसी तरह की तस्वीरें मॉनसून के दौरान दिल्ली में देखने को मिल जाती हैं। इस साल भी लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली के काफी इलाकों को प्रभावित किया है। रविवार को दिल्ली में मॉनसून की पहली मूसलाधार बारिश ने ही देश की राजधानी दिल्ली की उस समय पोल खोल कर रख दी जब पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। चाहे दिल्ली का ITO हो या फिर वजीरपुर, देश की राजधानी के ज्यादातर इलाकों में जलभराव देखने को मिला। इतना ही नहीं, अगर ट्रॉन्ट प्लेस के नजदीक मिंटो ब्रिज की बात की जाए तो यहाँ बारिश का इतना पानी भर गया कि इसमें DTC की बसें तक डूब गईं और एक व्यक्ति को जलभराव की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी। रविवार को हुई झमाझम बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के नज़दीक की तस्वीर है। ये मिंटो रोड का वो ब्रिज है जहाँ पर सुबह एक DTC की बस, एक टेम्पू और एक ऑटो इस पानी के अंदर डूब गया। लगातार बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि दिल्ली नगर निगम का दावा है कि उसने समय रहते अपने नालों की साफ सफाई करवाई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से जल भराव से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जब रविवार को भारी बारिश हुई और वर्तमान में भी अभी जब बारिश हो रही है तो उसके लिए MCD 28,000 मीट्रिक टन डिसिल्टिंग करवाई है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हम जल जमाव जो है हमारे यहाँ साउथ दिल्ली में ना हो। देश की राजधानी दिल्ली में सालों से ये समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से भी दिल्ली वासियों को जूझना पड़ता है। आज भी कुछ ही घंटों की बरसात के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब उबर पाएगी राजधानी इस समस्या से। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। हर साल आती है और अलग अलग आयाम लेकर आती है, लेकिन फिर भी उसकी समस्या का हल नहीं हो पाता। कितनी पुरानी हो सकती है ये समस्या, आइए इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीर है मिंटो ब्रिज की, वो मिंटो ब्रिज जहां इस बार की बारिश में पहली मौत दिल्ली ने देखी। मिंटो ब्रिज की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो इस मिंटो ब्रिज की तस्वीर में दो पक्ष स्पष्ट नजर आते हैं। पहला पक्ष ये कि दशकों पुरानी है ये समस्या, और दूसरा पक्ष ये कि आज भी हम इसका हल नहीं निकाल पा रहे। ये तस्वीर है मिंटो ब्रिज की अगस्त, ये 1990 की तस्वीर है, यानी ठीक 30 साल पहले। वहीं ये तस्वीर है आज के मिंटो ब्रिज की तस्वीर। जल उसी तरीके से यहां भरा हुआ है, ब्रिज उसी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये समस्या 30 साल के बाद आज भी उसी तरीके से हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। आखिर क्यों? यही है एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं दिल्ली में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आए दिन या हर बार की बारिश में हम देखते हैं कि जहां पर जलभराव की समस्या आती ही है। ये वो 11 स्थान हैं जहां पर दिल्ली में जलभराव की समस्या देखी जाती है। जहांगीरपुरी, आजाद मार्केट, नांगलोई, पंखा सड़क, डाबरी, मूलचंद अंडरपास, देवली, मोदी मिल, पुल प्रहलादपुर, ITO रोड, मिंटो रोड, ये तमाम वो क्षेत्र हैं। यानी दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां जलभराव की समस्या नहीं है। हालांकि ये सिर्फ 11 क्षेत्र हैं जो हमने आपको इस मैप में दिखाए हैं, लेकिन जिस वक्त मिंटो ब्रिज की खबर सामने आई थी, वहां से जलभराव की खबर और तस्वीरें सभी अखबारों में छाई हुई थी, उस समय ही दिल्ली के 102 स्थान ऐसे थे जहां से जलभराव की समस्या सामने आई थी।
कितनी व्यापक है ये समस्या, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आइए एक बार कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये आंकड़े जो आपको दिखाते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा किस तरीके का है, किसके तहत है। दिल्ली में प्राकृतिक जल निकासी की अगर हम बात करते हैं 426 किलोमीटर के लगभग यहां पर ये नालियां हैं। वहीं उनमें से अगर हम बात करें, ये प्राकृतिक नालियों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम निर्मित यानी इंजीनियर्ड पाइप्स की नालियों की बात करें तो 3300 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा हैं ये नालियां भी। लेकिन इनमें से अलग अलग एजेंसीज के पास अलग अलग नालियां पड़ती हैं। पीडब्ल्यूडी के पास बात करें तो 2064 किलोमीटर नालियों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी करता है। वहीं जो तीनों नागरिक इकाई हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, 520 किलोमीटर नालियों का प्रबंधन उनके हिस्से आता है। एनडीएमसी के हिस्से में आती हैं 321 किलोमीटर नालियों का प्रबंधन। तो यानी अलग अलग एजेंसियां अलग अलग जिम्मेदारी निभा रही हैं। वहीं एक अहम तथ्य पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि दिल्ली जल निकासी मास्टर प्लान जो बना था वो 1976 में बना था। तब की दिल्ली और आज की दिल्ली, बहुत पानी बह चुका है पुल के नीचे से, क्योंकि 44 सालों से वही है दिल्ली का जल निकास मास्टर प्लान अभी भी। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो चौगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। यही है एक बड़ा कारण भी जिस वजह से दिल्ली आए दिन या हर बारिश में जल भराव से जूझती है। 2018 में हालांकि आईआईटी ने जल निकास मास्टर प्लान दिया था, लेकिन उसके बाद उस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। और इसीलिए आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जल भराव से जूझती दिल्ली की। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ विशेष मेहमान। केएस मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सीईओ हैं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ कमल किशोर जी भी हैं, आप सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। डॉक्टर पीएसएन राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर हैं, निदेशक हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से। हमारे सभी विशिष्ट मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर राव, अगर मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूं, क्योंकि एक सवाल जो हर दिल्ली वासी के जहन में है वो यही कि क्यों हर बार बारिश में दिल्ली हो जाती है पानी पानी। जैसा आपने अभी बताया है कि ड्रेनेज मास्टर प्लान जो बनाया है, अगर ड्रेनेज मास्टर प्लान को सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑब्वियसली वी वुड नॉट बी सीइंग व्हाट वी आर सीइंग टुडे. So while we do have natural drains and we do have the man-made drains, clearly they are not sufficient. Number one, एक तो drainage का कमी है. दूसरा, there is so much of garbage that is put into the drains. There is so much of unauthorized construction going on. There is a lot of road cutting happening. तो इन सब के वजह से पानी जो है वो ड्रेन के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि the entry, the inlets are all blocked, they are all choked. So इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है. तो इसलिए we are very clearly not prepared for this kind of a thing. और ये जब तक हम एक सही तरीके से मास्टर प्लान को, ड्रेनेज मास्टर प्लान को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये every year on year we'll be seeing this kind of a tragedy. डॉक्टर राव, ये बात जो आपने तथ्य सामने रखा, ये सच्चाई है, कटु सच्चाई है ये, लेकिन ये भी सच है कि ये हर बार ही होता है और हर बार यही बात सामने भी रखी जाती है कि इस समस्या का हल क्यों नहीं होता। क्या बहुत सारी एजेंसियों का होना एक बड़ा फैक्टर है? यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी। अगर हम मिंटो ब्रिज जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे उसी क्षेत्र की बात करते हैं तो मिंटो ब्रिज के एक तरफ एनडीएमसी का क्षेत्र पड़ता है, दूसरी तरफ एमसीडी का क्षेत्र पड़ता है। मिंटो ब्रिज के नीचे पीडब्ल्यूडी मैनेज करती है उस सड़क को, मिंटो ब्रिज के ऊपर रेलवे ब्रिज है जो रेलवे के अधीन आता है। इतनी सारी एजेंसीज हैं दिल्ली में, आपको लगता है कि इन एजेंसियों के बीच में समन्वय ना होना, जवाबदेही तय किसी के एक की ना होना एक बड़ा कारण है कि काम ही नहीं हो पाते? बिल्कुल आपने सही बताया है कि देयर आर टू मेनी एजेंसीज इन्वॉल्व्ड. नॉर्थ एमसीडी है, एनडीएमसी है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पीडब्ल्यूडी है. तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में काफी दिक्कतें आते हैं. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दैट वी आर अनएबल टू सॉर्ट आउट द इश्यूज, क्योंकि वो किसका जुरिसडिक्शन में आता है, क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. नंबर वन. नंबर टू, finances required to have a proper world class drainage system, that is also another important factor. अगर हमें सही तरीके से इसको सॉल्व करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डालना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए हमें काफी मात्रा पैसा का इन्वेस्टमेंट करना है. और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मॉनेटरी इमीडिएट रिटर्न नहीं आता है. जैसा आपने एक मेट्रो ट्रेन चलाया तो आपने टिकट लगा के उसमें से पैसा वापस वसूल किया. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेड इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट immediately. It only improves the quality of life.
So that is also another problem कि इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाएं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मीना भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर मीना, शहरी बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसके साथ अगर हम शहर के साथ बाढ़ जोड़ देते हैं तो लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन जो ये जल भराव होता है जिसकी वजह से झुग्गियां बह जाती हैं, जिसकी वजह से घर ढह जाते हैं, एक बाढ़ जैसी त्रासदी लेकर आते हैं शहर में। आप लोगों के सामने जब ऐसी समस्या, चूंकि दिल्ली जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके लिए, आपदा प्रबंधन वालों के लिए तो हर साल ये समस्या लेकर आती है, कैसे आप लोग जूझते हैं इस मानवीय त्रासदी से? नमस्कार। ये एक्चुअली कई वर्षों से ये इस तरह का आती रहती है। हर साल इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और दिल्ली में बहुत पहले समय से, बहुत पुराने समय से एक फ्लड कंट्रोल की मशीनरी यहाँ बनी हुई है, जो कि सारे रेस्क्यू और पहले से ही वार्निंग सिस्टम पूरा वर्क करता है। माननीय सीएम की अध्यक्षता में एक अपेक्स कमेटी हमने बना रखी है, जो हर साल 3rd वीक ऑफ जून में मिलती है, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट करती है और उनको गियर अप कराती है। और उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, पानी की सूचना आती है कि पानी हथनी बैराज से छोड़ा गया है, 3 दिन पहले हमें सूचना मिल जाती है। और जो लो लाइंग एरियाज हैं यमुना के आसपास के, वो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और वहाँ पे हम लोग पहले से सूचना दे करके हम उन लोगों को सही जगह पे उनको शिफ्ट करते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, और ताकि जान माल का किसी का नुकसान ना हो। पूरी सूचना हमारे पास आने के बाद हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी को जान माल की क्षति ना हो। और पूरे डिपार्टमेंट, जिसमें सारे डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, एमसीडी, पुलिस और इन सब का एक कंट्रोल रूम हम बनाए रखते हैं। उसमें सारी सूचनाएं हम लोग सबको देते रहते हैं, उनके सीनियर अधिकारी को देते रहते हैं। तो ये सारा पूरा मैकेनिज्म हमारा 3 महीने इसमें काम करता है। और हम कोशिश करते हैं कि जो फ्लड है दिल्ली में है, उसके 2 रूप हैं। एक यमुना में फ्लड है, जो मोस्टली मेजोरिटी जो है उसका पानी दूसरे ऊपर के स्टेट से आता है, उसकी वजह से नियर बाई एरियाज में फ्लड होती है। और जो यहाँ लोकल जो फ्लडिंग है वो सडन डाउनपोर से होती है। उसके एरियाज भी दिल्ली में आइडेंटिफाइड हैं। उसमें एमसीडी और जो पीडब्ल्यूडी की हमारे जो पॉइंट्स हैं, उनको ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन रहते हैं मई जून में कि आप इनकी डिसिल्टिंग करिए, और सारा लोग तैयारी करते हैं। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं देखने को हमें थोड़ी बहुत मिलती रहती हैं। प्रोफेसर मीना, आपने बहुत व्यापक तरीके से बताया कि किस तरीके से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपनी ओर से कदम उठाता है ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके। लेकिन वही हम देख रहे हैं कि इस बार हालांकि 74 मिलीमीटर के करीब जब बारिश हुई दिल्ली में, एक ही दिन में इतनी बारिश हो जाने पर हमने देखा कि जो निचले इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज, वहां पर बस्तियां बह गई, लोगों की जीवन भर की कमाई भी चली गई। जब ऐसे अचानक बारिश आती है जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता कि इस स्तर की बारिश हो सकती है, तब बचाव के लिए आप लोग क्या कदम उठा पाते हैं? नहीं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं मैडम, जो पीडब्ल्यूडी हैं, एमसीडीज हैं, इनको सारी सुविधाएं पहले से जो पानी के पंपिंग के लिए, पानी निकालने के लिए सारी सुविधाएं ऑलरेडी रहती हैं। इसके बावजूद भी हमें एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि दिल्ली में जो हम विकास करते जा रहे हैं, सारे पक्की पेमेंट्स बन रही हैं, जो खाली प्लेसेज है वहां भी हम लोग बनाए हैं। जब अचानक बारिश होती है तो पानी सारा इकट्ठा होकर के, क्योंकि यहाँ जमीन और कच्ची चीजें नहीं होती, तो वो सारा पानी लो लाइंग एरियाज में ऑल ऑफ सडन डाउनपोर में वो सारा एक जगह इकट्ठा होके और रोड्स पे और प्लेसेस पे आ जाता है। एंड इट टेक्स ए व्हाइल व्हेन इट रीचेस टू दी आउटडोर्स। सो ये एक समस्या हमारे पेमेंट्स को पक्का करने से, खाली जगह न होने से, पूरे स्लॉप्स न होने से भी एक समस्या बनी रहती है। और ज्यादातर समस्याएं इसलिए आती है जब बरसात आधा घंटे 1 घंटा बहुत तेजी से आती है, उस टाइम पानी का निकलने में समय लगता है और उसी पीरियड में ये सारी समस्या। जी, इस वक्त कमल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से। कमल किशोर जी, देखें तो एनडीआरएफ में देश भर में कोई भी प्राकृतिक त्रासदियां होती हैं तो उसमें बहुत आगे बढ़कर रोल अदा करता है, लेकिन जब शहरी बाढ़ की बात की जाती है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा होती हैं? देखिए, शहरी बाढ़ का जो प्रारूप है वो जो आम बाढ़ है उससे काफी अलग है। जैसा कि मीना जी अभी कह रहे थे, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटेंसिटी के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ जब बारिश होती है तो फ्लडिंग होती है। इसके लिए
एक हफ्ते पहले से या 2 हफ्ते पहले से प्री डिप्लॉयमेंट करना, जैसे कि हम एनडीआरएफ की प्री डिप्लॉयमेंट करते हैं, पहले से उनको तैनात करते हैं जहां जहां बाढ़ आती है। जैसे असम में हमारी टीमें तैनात हैं, बिहार में तैनात हैं, वैसी तैनाती शहरी बाढ़ के मामले में नहीं की जा सकती है। तो शहरी बाढ़ के लिए जो हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा हमारे शहरों को, कुछ शहर देश के कर रहे हैं ऐसा, जैसे गुवाहाटी में काम हो रहा है, बेंगलोर में काम हो रहा है, मुंबई में काम हो रहा है, कि वो स्थानीय स्तर पे सेंसर लगा करके पिछला आंकड़ा देख करके, जबकि इतने 1 घंटे में जब इतनी ज्यादा बारिश होती है तो ये हमारे शहर के इलाके हैं, इसमें इस स्तर पे बाढ़ आ जाती है, इस स्तर पे जल का जमाव होता है। और अगर हम ये पहले से मालूम हो तो हम तुरंत छोटे से लीड टाइम के बावजूद भी उधर ट्रैफिक बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने ही बताया कि मिंटो ब्रिज में बाढ़ आज कोई पहली बार नहीं आई है, पिछले 30 सालों से मिंटो ब्रिज में जब भी तेज बारिश होती है तो वहां पानी का जमाव होता है। तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट टर्म अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की जरूरत है, और जब भी पानी का जो बारिश है वो थोड़ी उस एक स्तर से ज्यादा हो तो हम ये कोशिश करें कि उधर से ट्रैफिक को बंद करें, ट्रैफिक को वहां से रीडायरेक्ट करें। और ऐसे जो कुछ इलाके हैं वहां पे पहले से पंपिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं है। जब ज्यादा होता है पानी तो उसको पंप आउट करने की जरूरत है। जैसे मुंबई में कई जगह पंप आउट किया जाता है पानी, जहां पे जो जमीन का स्तर है वो समुद्र से नीचे है। इसके अलावा जो मेजर इशू है वो ये है कि हमारी जो लैंड यूज प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जैसे शहरीकरण हो उससे बाढ़ की समस्या और बढ़े नहीं। जो अगर पहले 100 मिलीमीटर में बाढ़ नहीं होती थी तो आज 80 मिलीमीटर में ही बाढ़ हो जा रही है, 80 मिलीमीटर वर्षा में ही बाढ़ होती जा रही है। तो हम पेवमेंट जो बना रहे हैं वो कैसे बनाएं उसको कि पानी जो है सारा बहे नहीं, थोड़ा जमीन के अंदर भी जाए। तो ये सब जो है इसके ऊपर सतत प्रयास करने की जरूरत है। जी कमल जी, आपने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं, जिनमें से एक जो बिंदु निकलकर सामने आता है वो ये कि विभिन्न एजेंसियों के साथ आप लोगों को भी मिलकर काम करना होता है। अगर एजेंसियां सही तरीके से काम करती हैं तो आप लोगों का काम आसान हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर राव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो तो मौजूदा हालात हैं ही, इन मौजूदा हालात में आगे क्या सुधार हो कि हम इस समस्या से धीरे धीरे आने वाले सालों में निजात पा सके? क्या हमें जल निकासी के पुनर्गठन की जरूरत है? जल निकासी मास्टर प्लान की बात लगातार की जा रही है, क्या हमें मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है कि हम उसको तैयार कर सके और फिर उसको क्रियान्वित भी कर सके? बिल्कुल, ये जो ड्रेनेज मास्टर प्लान जो दिल्ली के लिए बनाया है इसको हमें अपडेट करना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जितने भी एजेंसीज हैं इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, इसमें पैसा कितना लगेगा और कितने सालों में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए। और उसके बाद एक बात है प्लान को इम्प्लीमेंट करना, दूसरी बात है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको मेंटेन करना है, बिकॉज द एंटायर नेटवर्क the network does not know the boundaries। तो नेटवर्क पाइप जो है वो आधा हिस्सा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहेगा, दूसरा हिस्सा दूसरा म्युनिसिपल, पानी तो बहेगा। तो इसके लिए उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, इसमें कचरा नहीं जमना चाहिए, इसका रेगुलरली अगर मिट्टी इसमें जा रहा है तो इसको डिसिल्टिंग रेगुलरली करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हमें देखना चाहिए। सो दिस रिक्वायर्स अ ह्यूज monumental effort from all the agencies concerned. It requires huge funding. So requires the latest kind of planning in लेकिन डॉक्टर राव, आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रयास है जिसकी जरूरत है, लेकिन चूंकि हर बार हम ये चर्चा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, शुरुआत किसकी जिम्मेदारी बनती है इसको लेकर शुरुआत करने की? इसमें क्योंकि दिल्ली में ये जो अर्बन ड्रेनेज वगैरह है ये सारा दिस इज अ लोकल सब्जेक्ट, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को इसमें आगे आना चाहिए और दिल्ली गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। और इसमें मोर देन दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ स्मार्ट, कमल जी ने बताया है कि इसमें सेंसर्स वगैरह वो सब अगर लगाएं तो हमें देखते हैं कितना पानी है और किस डायरेक्शन में पानी ज्यादा फ्लो हो रहा है। इफ यू हैव अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वेयर यू आर एबल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वाटर
and if you are having a regular information flow from the meteorological department to the urban जी, local आप जो कह रहे हैं वैसा ही कुछ है जो अब स्मार्ट सिटीज में देखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, और स्मार्ट सिटीज में इसी तरीके की एक प्लानिंग है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जी प्रोफेसर मीना, चूंकि पहले जब बात हो रही थी कमल किशोर जी ने जिस तरीके से बोला था, और मैं जो बात कर रही थी कि विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय जरूरी है, दिल्ली में जब आपदा प्रबंधन कार्य करता है तो विभिन्न एजेंसियों से कितना सहयोग मिल पाता है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप सबके सामने आता है, लेकिन जो समस्या है उसका हल नहीं हो पाता। तो ये जो आपको जो समन्वय करते हुए जो सहायता की जरूरत होती है और समन्वय की जरूरत होती है, वो आपको कहां तक मिल पाता है? नहीं, मेरा इसमें मानना यह है कि समन्वय इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जब किसी बड़े अधिकारी के अंडर में जब काम करते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, आपदा प्रबंधन के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, तो ये सारे लोग तालमेल से काम करते हैं और ये पॉइंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड भी हैं कि किस पॉइंट्स पे पानी का भराव होता है। उन पॉइंट्स पे पंपिंग की व्यवस्था की जाती है, सारी कुछ व्यवस्थाएं होती है। अब होता यह है कि बीच बीच में कुछ एरिया जैसे हैं जहां कुछ कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट the flow and the retaining of the water also get changed over the years. But मैं इस बात से थोड़ा सा इतना सहमत नहीं हूँगा कि इतने आपस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेशन पूरा है, डिसल्टिंग पूरी होती है। कोऑर्डिनेशन की नहीं तो प्रोफेसर मीना, क्या जवाबदेही की प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्योंकि जिसके हिस्से जो जिम्मेदारी दी जाए उसका निर्वाह उसको करना चाहिए। हाँ, ये सारी एजेंसीज मिलके काम करती हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन की है। इसके बावजूद भी कुछ जगह प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो आपस में उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। नेटवर्किंग भी अच्छा है और पूरी ये बात आपकी सही है कि कुछ और हमें टेक्नोलॉजी इसमें लाने की जरूरत है। अभी कुछ समय पहले आईएमडी से बात हो रही थी, देन देवर सेइंग कि अभी हम ऐसा भी फोरकास्ट किया करेंगे कि दिल्ली के किस एरिया में कब बारिश होने वाली है और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सो दैट द सीनियर ऑफिसर्स वुड अलर्ट देयर फील्ड ऑफिसर्स कि आप इस एरिया पे पर्टिकुलरली फोकस रखिएगा और इस एरिया पे ही ज्यादा फ्लडिंग होगी। तो पूर्वानुमान जितना बेहतर होगा उतना ही ज्यादा हम जानमाल की रक्षा भी कर पाएंगे। कमल किशोर जी, पूरे देश में विभिन्न शहरों में हम जब ये समस्या को देखते हैं तो आपसे आखिरी सवाल यही करना चाहूंगी कि क्या बड़ा सबक है जो हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है? कुछ सालों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन के विषय में एक 10 पॉइंट एजेंडा दिया था। उसका पहला पॉइंट ये है और उसको हमें याद रखना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि जो भी हम विकास का कार्यक्रम करें, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें, उसको आपदाओं से, चाहे वो अत्यधिक वर्षा हो, भूकंप हो या क्या हो, उससे कैसे हम सुरक्षित बनाएं, उसको योजना बनाते वक्त ही उसके अंदर आत्मसात करना है। और डेवलपमेंट हम ऐसे करें, विकास ऐसा करें जो हमें आपदाओं से बचाए, खुद एक आपदा ना खड़ी कर दे। तो हमारी जो अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आपने स्मार्ट सिटी का उल्लेख किया, उसके अंदर हमें इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो ड्रेनेज मास्टर प्लान की बात है, ये ड्रेनेज मास्टर प्लान हमारे सिटी के मास्टर प्लान का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और इसको सतत तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि इस सब में जन साधारण की भागीदारी अत्यधिक आवश्यक है। हम लोग जो नालियों में कूड़ा फेंकते हैं वो अर्बन फ्लड की जल भराव की प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। हम लोग जो नेचुरल ड्रेनेज है उसको एनक्रोच करके उसके ऊपर घर बनाते हैं या उसके ऊपर पुलिया बना देते हैं। हम अर्बन फ्लड की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कमल किशोर जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस शहर में कोई पला बड़ा होता है वहां से एक अपना दिल जोड़ता है, लेकिन दिल्ली में जब बाहर के लोग आते हैं तो वो इसको अपना नहीं समझते शायद, और इस वजह से एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। तो जरूरी है कि जो भी दिल्ली में रहता है वो दिल्ली को अपना समझे और उसी तरीके से व्यवहार करे, क्योंकि ये नालियां साफ रखना ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मीना, कमल किशोर जी आपका भी और डॉक्टर राव आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो जल भराव से दिल्ली जूझती जरूर है, लेकिन इस समस्या को हम साल दर साल कम भी कर सकते हैं अगर हम और आप अपना नागरिक कर्तव्य को समझें भी और उसका सही ढंग से निर्वहन भी करें। तो आप भी अगर किसी को नालियों में गंद फेंकता देखें, अगर आप भी किसी को नालियों को इंक्रोच करता हुआ देखें, तो आप अपनी आवाज जरूर उठाएं। और जब बारिश के मौसम से पहले अगर आपके क्षेत्र में जल भराव होता है तो आप भी ये सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र की जो एजेंसियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, वो डिसिल्टिंग करें, ताकि बारिश में आपके क्षेत्र में भी जल भराव ना हो। वक्त हमें हमारे नागरिक कर्तव्य भी समझा रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।